प्यारे दिल्ली वासियों, आज सबको शत नमन। आज हम चर्चा करेंगे जानलेवा शराब के बारे में और इसकी बिक्री के बारे में। अभी आंकड़े भी हाल में अखबार में जारी हुए हैं, जिसके अंदर 6 अक्टूबर 2022 आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एनबीटी की प्रेस में आंकड़ा जारी हुआ है कि दिल्ली के अंदर पुरानी शराब पॉलिसी के तहत जो बिक्री दिल्ली में चल रही है 2757.08 लाख बोतल की बिक्री हुई है। 977.10 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई है। 3588.28 करोड़ की आमदनी सरकार को हुई है, जिसमें से 2457.30 करोड़ रेवेन्यू के तौर पे एक्साइज ड्यूटी जनरेट हुई है और 1103.98 करोड़ वैट के तौर पे सरकार के पास पहुँची है। और वैट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है। लगभग 17 करोड़ से 20 करोड़ रुपए प्रतिदिन की वैट आता है और एक्साइज से ड्यूटी होती है इस जानलेवा शराब के साथ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जानलेवा शराब हजारों किस्म के अपराध की देन है। आदमी की सेहत ख़राब करती है, घरों में झगड़े होते हैं, थाने के अंदर केस पहुँचते हैं, कोर्ट के अंदर केस पहुँचते हैं, करोड़ों केस इस टाइम, लाखों केस जो हैं डॉरी के केस हैं, जो मार पिटाई शराब पी के होने के केस हैं। शराब पी के लोग ड्राइविंग के ऊपर अपनी परिवार के लोगों को अपनी जान खो बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे केस हैं कि शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं। दिल्ली के अंदर शराब पी के झगड़े होते हैं, शराब को लेके पैसों को झगड़ा होता है, शराब को लेके लोग जुआ खेलते हैं शराब पी के और अपनी घर प्रॉपर्टी लुटा बैठते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जड़ जो है वो ये जानलेवा शराब है और बड़े धड़ल्ले से हर गली मोहल्ले चौराहे के ऊपर ही बिक रही है। और आम आदमी पार्टी ने तो आके इसमें और 4 चांद लगाए कि गली गली में शराब के ये दुकानें खोल दी और इसको लेके बहुत बड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी के स्तर पे भी हुआ और आपके सबके सामने ही है कि मनीष सिसोदिया जेल है, अभी संजय सिंह जी भी गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस जानलेवा सरकार को पूरे भारत के अंदर सभी स्टेट गवर्नमेंट से और उनसे मेरी जिंदगी सभी जगह ये शराब लीगल या इलीगल तरीके से बिकती है। जिन स्टेट के अंदर बैन है वहाँ इलीगल बिकती है और जहाँ पे बैन नहीं है वहाँ लीगल तरीके से बिकती है। और लीगल होने के बावजूद खासतौर से दिल्ली के थाना रानी बाग की बता रहा हूँ कि शराब 2 नंबर में बिकती है। ड्राई डे के दिन भी शराब 365 दिन अवेलेबल है। रानी बाग थाने की बीट नंबर 4 मुल्तानी मोहल्ला रानी बाग में अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। छत के ऊपर बंदे ने फैक्ट्री लगा रखी थी और आज तक मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या हुआ। पुलिस ने कैसे ये पकड़ा कि ये फरुखाबाद से शराब की बोतलें बनती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पंजाब के अंदर पूरा नशीला पदार्थ वहाँ बनता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब इस तरह की जानकारी सरकार के पास है, दिल्ली के हर पुलिस के एसएचओ के पास है, इंस्पेक्टर के पास है, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, होमगार्ड, आईपीएस सब जानते हैं कि शराब कहाँ मैन्युफैक्चर होती है, शराब कहाँ बनती है, लीगल इलीगल। तो ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि रानी बाग थाने के अंदर कई मैं बताऊँगा एग्जाम्पल 33 एक्साइज एक्ट में केस दर्ज करते हैं। ज़्यादातर कई एफआईआर दर्ज हुई हैं इस तरह की, जिसके अंदर दिखाया है कि एक आदमी कट्टे पे लेके जा रहा होता है और कंधे पे लेके अचानक पुलिस वाला वहाँ पे पहुँच जाता है सिंघम की तरह और उसको देख के वो भागने लगता है और वो शराब पकड़ लेते हैं। कई बार दिखाते हैं शराब के साथ उसके कट्टे के अंदर ये पोच वोच मिलते हैं और उसमें कट्टा दिखा देते हैं। एक का तरीके से एफआईआर हुई जिसमें दिखाया है कि इन्होंने कोई 3 व्हीलर 4 पहिए वाला जो टेम्पो वगैरह क्या होता है ये, उसके अंदर उन्होंने 150 पेटियाँ पकड़ी हैं। अब ये सवाल होता है कि इन बहादुर पुलिस अधिकारियों की बात, लेकिन अगर सही मायने में अगर नीयत साफ़ हो दिल्ली सरकार की या और जो भी संबंधित एजेंसियाँ हैं, तो ये जानलेवा शराब जो 1000 बीमारियों का कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, ये शराब 100 तरह की बुराइयों की जड़ है और युवा पीढ़ी खराब हो रही है। आज क्लब, रेस्टोरेंट, बार इसके स्पष्ट उदाहरण हैं, क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो इसी के अंदर बहुत भारी स्तर पर बिक्री हुई थी, क्योंकि रेस्टोरेंट, बार, होटल, रेस्टोरेंट सब बंद थे। उस टाइम पूरे देश ने इस शराब का जो है काफ़ी जो है इसके अंदर रोकथाम हुई थी, लोग घरों में रहे थे। एक स्पष्ट उदाहरण है। आज क्लब में, पब में, रेस्टोरेंट में लीगल इलीगल तरीके से बिक रही है, नकली शराब बिक रही है, हर गली मोहल्ले में बिक रही है। हजारों केस हर एक कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो जो कहते हैं कि सासी वगैरह कौम है, आपको हर एक थाने के अंदर है। इवन ड्रग्स बिक रही है। मुझे समझ में नहीं आता सही मानसिकता के तौर पर से क्यों नहीं रोकते। तो मैं आज ये हाथ जोड़ के आदरणीय सभी सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, आरडब्ल्यू से, एनजी से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से, सभी टॉप ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस जो राष्ट्रभक्त आदमी हैं, भारत माता में विश्वास करते हैं, देश की उन्नति में विश्वास करते हैं, देश के भविष्य में विश्वास करते हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि वो इसके अंदर पूरे भारत के अंदर शराब ही नहीं
सभी तरीके के नशीले ड्रग्स के ऊपर बैन लगा दें, संपूर्ण बैन लगा दें, जब तक कि इस देश के अंदर एक भी बच्चा, एक भी परिवार, एक भी सिटीजन, एक भी नागरिक, किसान, मजदूर, व्यापारी, मध्यम वर्गीय, गाड़ी चलाने वाला, कार चलाने वाला, कार सफाई करने वाला, किसी भी तरीके का जो नागरिक है उसको पूरी तरीके से इलाज नहीं मिलता। इजी शराब की वजह से लीवर ख़राब होते हैं, किडनी ख़राब होती है, 25-50 लाख की प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं। और आप सबके सामने उदाहरण है, जब लोग मर जाते हैं उनकी नेग्लिजेंस की वजह से मर जाते हैं, तो फिर ये कोई केस कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल खोलने वाला कोई साधारण आम आदमी नहीं खोलता, कोई किसान मजदूर नहीं खोलता, ये कॉरपोरेट के लोग खोलते हैं, बड़े बड़े लोग खोलते हैं और जानलेवा हो जाते हैं। एक केस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि एक नामी गिरामी हॉस्पिटल से केस जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ रोहिणी न्यायालय में केस चल रहा है। बहुत लंबी बहस हुई, क्योंकि पुलिस अधिकारी जो है आजकल की डेट के अंदर ये बिल्कुल सामने आता है कि ड्यूटी परफॉर्म करने की बजाय जो बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी होता है, पैसे वाला आदमी होता है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं बजाय सच सामने लाने की। इनकी इन्वेस्टिगेशन बायस होती है, उनका नजरिया ही अलग होता है। ऐसे केस के अंदर एक दिन रोहिणी न्यायालय के अंदर बहस हो गई, जिस बहस के अंदर मैं शामिल था, और उसमें पुलिस वालों ने बोला कि ये 304A का नेग्लिजेंस का मैटर है, हम इसके अंदर 302 कैसे लगाएं, इसमें मोटिव कैसे प्रूव होता है। अब मैं उन सभी आज पीड़ितों को बोलूँगा कि वो इसको जरूर सुनें। मैंने वहाँ पे पक्ष रखा कि जब डॉक्टर से इलाज करते हुए लापरवाही हो गई और उसको लगा कि अगर ये पेशेंट जिंदा बचेगा तो वो ये राज खोल देगा कि वो उसके साथ क्या क्या गलत काम हुए, उसकी मर्जी के कंसेंट के बिगड़, और उसका इलाज ऑपरेशन किस तरीके से अनक्वालिफाइड डॉक्टरों ने किया, किस कंडीशन में किया, क्या क्या समस्याएं थी। तो अगर ये उजागर हो गई तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, डॉक्टर जेल चला जाएगा, और उसकी हजारों लाखों करोड़ की लीगल इलीगल जो वो पैसा कमा रहा है, काला धन कमा रहा है, उन सबको बचाने के लिए उन सब लोगों ने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी रची और उसको मार दिया। तो इसलिए ये मोटिव था उन लोगों के पास, इसलिए ये केस 304A से 302 के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, ये मैंने आर्गूमेंट दी, जिसको सुन के जज साहब भी प्रभावित हुए और उन्होंने बोला कि हाँ आप, मैं पुलिस का रिपोर्ट चाहता हूँ, और जो तुम्हारा DMC वगैरह का जो भी है ये भी लोगों का मैं रिप्लाई चाहता हूँ। अब इस विषय पे बताओ कि इसने एप्लीकेंट ने मोटिव बताया, और इस मोटिव को ऊपर बिल्कुल सोचनीय विषय है कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि अगर वो पेशेंट जो 304A के अंदर नेग्लिजेंस की से जो मौत की तरफ जा रहा था, जो हॉस्पिटल नेग्लिजेंस कर दी थी, और अगर वो रिकवर हो जाता तो वो सच सामने आ जाता, हॉस्पिटल बंद हो सकता था, उसकी सब्सिडाइज रेंट होती, हजारों लाखों करोड़ जो कमाने वाले हैं उन सब के ऊपर पूरी लेवी हुई भारत तक में असर पड़ता। तो इस सब के लिए एकजुट हुए और उन लोगों ने उसको मर्डर कर दिया, और यही 302 का एलिगेशन है, यही बात पीड़ित ने रखी थी, यही बात मैं साझा करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि तमाम इस तरह की जो 100 बीमारियों की, 1000 बीमारियों की जड़ है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है, इस शराब को और सभी तरह के तमाम नशीले प्रदेश को पूरे भारत प्रदेश के अंदर बंद कर देना चाहिए। भारत देश के अंदर इनको कोई यूनियन नहीं, जब तक इस देश में एक भी व्यक्ति को इलाज की वजह से वो वंचित है। वोट दे के हम सरकार को चुनते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब तक सरकार विफल रहती है हर आदमी को इलाज मुहैया कराने में, तो तब तक ये जानलेवा शराब, समैक, चरस, अफीम जो भी भारत में बिकती है सब पे बैन होना चाहिए। इस हर जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।